रिया के शैतानी दिमाग में यूं तो हर रोज अंजलि का बुरा करने से रिलेटेड ही आइडिया आते थे। वैसे ही आज भी अपने आइडिया को वो शेयर करने के लिए प्रभाकरन को कॉल करती है। चालबाज रिया के साथ काम करते हुए प्रभाकरन का भी दिमाग उतना ही तेज हो गया था। इसीलिए खेल बदलने के लिए वो रिया के इशारों को समझ जाता है और तुरंत ही नए आइडिया की प्लानिंग करने में लग जाता है कि कैसे अंजलि को दादाजी की नजरों से गिराना है। ये इकलौता वो रास्ता था जिससे वो अंजलि को शायद हरा सकती थी। प्रभाकरन स्वास्तिका और अंजलि को ऑफिस में लंच करते हुए गपशप करते हुए देखता है। दोनों काफी हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। प्रभाकरन चुपके से अपने मोबाइल के कैमरे में दोनों का ऐसे हंसकर बात करता हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर खुद मोबाइल में वीडियो देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने ही ऑफिस के एक यंग सोशल मीडिया पेज हैंडल करने वाले लड़के के पास जाता है। उसे वीडियो दिखाते हुए उसके कान में कुछ बोलता है और शैतानों वाली हंसी हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। इधर जब से नर्स ने बताया था कि डीएनए टेस्ट से अपनी असली मम्मी के बारे में पता कर सकते हैं, तब से वंश और विवान के दिमाग में सिर्फ डीएनए टेस्ट घूम रहा है। वो सोचते हैं इस डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड चाहिए और वो भी अंजलि का। कुछ देर बाद अस्पताल से होटल लौटकर विवान को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वंश की माँ का थोड़ा सा ब्लड उसे कैसे मिलेगा। इधर अंजलि जब रात में सब्जी काट रही होती है तो विवान का ध्यान पूरी तरह से सिर्फ अंजलि के हाथ में रखे चाकू और सब्जी पर होता है। विवान मन ही मन सोचता है कि चाकू अगर सब्जी की जगह अंजलि की उंगली पर लग जाए तो खून आ जाएगा और इस खून को मैं फौरन किसी शीशे के टुकड़े पे लगाऊं तो काम हो जाएगा। विवान ये सब सोच रहा था, लेकिन तब तक अंजलि सारी सब्जियां काट लेती है। विवान को कुछ और नहीं सूझता तो वो अंजलि को एप्पल दे देता है। माँ, ये भी काट दो प्लीज। अंजलि विवान, जिसे वो वंश समझती है, उसे एप्पल काट कर दे देती है, लेकिन उसकी उंगली पर कोई कट नहीं लगता। ये देखकर विवान एक बार और कोशिश करके अनार भी निकाल कर देता है। विवान की जगह अगर वंश होता तो शायद वो ये काम मिनटों में कर देता। विवान का ये बिहेवियर अंजलि को थोड़ा सा हिला देता है। जब अंजलि ध्यान से अनार छील रही होती है, तब विवान जानबूझकर उसके पास आकर उसे हिला देता है, जिससे अंजलि की उंगली कट जाती है। जैसे ही उंगली कटती है, विवान शीशे का टुकड़ा लेने भागता है। वो अंदर से लेकर आता है और वापस आकर देखता है तो उसके चेहरे पर और टेंशन बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि अंजलि की उंगली जैसे ही कटी उसने उंगली मुंह में चूस लिया। वो सारा ब्लड उसने उंगली चूस के बंद कर लिया। विवान एप्पल और अनार खाने की जगह सर पर हाथ रख के बैठ जाता है कि इतना नजदीक पहुंच गया था, लेकिन जो चाहिए था वो ले नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। मन में कहता है, आज चाहे जो भी हो, ब्लड का सैंपल तो मैं लेकर ही रहूंगा। इधर रिया प्रभाकरन के फोन का इंतजार करती है, लेकिन इस बात से भी परेशान है कि दादाजी अंजलि के नाम का ही जाप कर रहे हैं। लता और रिया के मन पर ये सब देखकर सांप लौट रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि गौतम भी फिलहाल अंजलि के नाम की ही माला छप रहा था। ये सब देखकर और कुड़कर किचन में रिया और लता की बातचीत होती है, तो रिया बता देती है कि उसने प्रभाकरन को कह दिया है कि अंजलि को दादाजी की नजरों में गिराना है। प्रभाकरन उस तैयारी में लगा हुआ है। ये सुनकर लता के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। जब से दादाजी आए हैं, तब से गौतम और अंजलि उनकी सेवा में ही लगे हुए हैं। दादाजी कहते हैं, जाओ बच्चों, अब थोड़ी देर जाकर तुम भी आराम कर लो। दोनों ही दादाजी के कमरे से निकलते हैं तो एक बार फिर रिया दोनों को देख लेती है और अंजलि को देखकर मुंह बनाती है, लेकिन लता की आंख का इशारा पाकर कुछ कह नहीं पाती। रिया बस ये सोच रही है कि प्रभाकरन जल्दी से काम शुरू करे। इसी बीच शाम हो जाती है और प्रभाकरन का फोन रिया के फोन पर आने लगता है। प्रभाकरन रिया को कहता है, कुछ आपके मोबाइल पर भेजा है, इस साल का सबसे बेस्ट वायरल वीडियो भी हो सकता है ये। जरा देखिए अपने फोन पर और बताइए, देखकर मजा आया कि नहीं। रिया और लता दोनों प्रभाकरन द्वारा भेजा वीडियो देख रहे हैं और दोनों की आंखें वीडियो को देखकर एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करती हैं। लता रिया को शाबाशी देते हुए कहती है, ये जो खेल तूने रचा है ना रिया, बस यूं समझ ले कि अंजलि हमारे घर से बाहर। तूने तो सच में जो चाल चली है ना, इतना दिमाग तो कभी मेरा भी नहीं चलता। नागिन जैसा डसा है इस चाल से। आखिर है किसकी बहू,
नागिन की बहू नागिन से चाल ही तो चलेगी ना। रिया इवल हंसी हंसती है और बोलती है, बस मम्मी जी, एक बार कल का प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए ना, फिर तो अंजलि का टाटा बाय बाय इस घर से होने से कोई नहीं रोक सकता। लता रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, कल का सब तो मुझ पर छोड़ दे, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। इधर पूरे घर में पोछा लग रहा है। घर में पोछा लगता देख लता दादाजी की व्हीलचेयर को सीढ़ियों के पास रोक देती है। लता दादाजी को अभी वहीं ठहरने को कहती है। ऊपर से अंजलि किसी काम से दादाजी के कमरे में जाती है और कुछ ही देर में नीचे आने वाली होती है। रिया दादाजी से छुपते छुपाते ऊपर से आ रही सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। रिया लता जी के पास जाकर धीमे से कहती है, अंजलि ऊपर की चढ़ाव से तेल से फिसलेगी तो वो सीधा नीचे दादाजी की चेयर पर जाकर गिरेगी। इससे अंजलि भी चोटिल होगी और दादाजी को भी चोट लगेगी। इसके बाद का प्लान तो मोबाइल में रेडी करके रखा ही है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। एक बार ट्रेलर सही से हिट हो जाएगा तो फिर पूरी पिक्चर तो अपने आप हिट हो जाएगी। रिया का आइडिया सुन लता जी भी मुस्कुराने लगती है। अंजलि जब बहुत देर तक ऊपर से नीचे नहीं आती तो लता रिया को जाकर देखने का इशारा करती है। रिया जैसे ही देखने जाने वाली होती है, उसका खुद का पैर उस तेल पर पड़ता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ी से गिरने लगती है। रिया लुढ़क लुढ़क के 20 सीढ़ी तक नीचे जाकर गिरती है। दादाजी अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे खड़े होकर अलग हो जाते हैं, लेकिन लता देवी वहां से हट नहीं पाती और रिया लुढ़कते लुढ़कते लता देवी के ऊपर आ गिरती है। लता देवी की कमर में जोर की चोट लगती है और रिया की तो मानो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो। 20 चढ़ाव लुढ़क लुढ़क के नीचे आने में उसका दिमाग मानो जैसे चकरा रहा हो। 10 मिनट तक रिया का दिमाग गोल गोल घूमता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी घर के किस हिस्से में है। उसकी कमर से लेकर उसके पैर तक सब में उसे दर्द का एहसास हो रहा था। रिया खड़े होने की कोशिश करती है तो खड़ी नहीं हो पाती। लता का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। लता देवी कहती है, अरे खुद ही ने तो तेल डाला था और खुद ही को याद नहीं रहा। अंजलि के लिए गड्ढा खोदा था या अपने लिए? अरे मम्मी जी, बस मुझे आईसीयू में लेकर चलिए जल्दी से। हे भगवान, मैं तो मर गई आज। दादाजी दोनों के साथ ये होता देखते हैं। उन्हें ठीक नहीं लगता। वो कुछ सोच रहे हैं। गौतम अपने 7 स्टार होटल का जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। अंजलि के डिजाइन की वजह से होटल लुक में बहुत ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रहा है। गौतम मन ही मन सोचता है, जो होटल इंटीरियर डिजाइन के पहले एक खंडर बिल्डिंग सा दिखाई पड़ रहा था, बस अंजलि के डिजाइन ने इसे कितना खूबसूरत बना दिया है। गौतम अब अपने इस होटल को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए इस पर वो और एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है। वो चाहता था कि इस होटल को इंडिया के टॉप होटल्स में काउंट किया जाए। वो अपने इस होटल को इंडिया के टॉप 3 होटल्स में लाना चाहता है। ये जयपुर का सबसे फेमस होटल होगा, इतना तो उसे फुल कॉन्फिडेंस था। इसीलिए वो जल्द से इस होटल को बनवाकर जयपुर के जितने भी टॉप क्लास बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सबको बुलवाकर एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है। और यही रीजन है कि वो अपने होटल को जल्द से जल्द बेस्ट क्वालिटी के साथ करोड़ों रुपए लगाकर बनवा रहा है। रात में अंजलि विवान को सोने को बोलती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद रूम का सारा काम कंप्लीट करके अंजलि भी विवान के पास सो जाती है। थोड़ी देर बाद विवान कंबल से अपना सिर बाहर निकालता है और हाथ में जो शीशे का टुकड़ा लेकर सोया था उसे देखता है। उसके बाद अंजलि की उंगली देखता है जिसमें खून आया था। विवान चेक करता है तो वो देखता है कि अंजलि गहरी नींद में सो चुकी है। विवान अंजलि की उसी उंगली को फिर से जोर से दबाने की कोशिश करता है। 4-5 बार जब उसे जोर से दबाता है तो उंगली से फिर से ब्लड आने लगता है। विवान उस ब्लड को शीशे में लगाता है और एक स्मॉल पॉलिथीन में रखता है। उस सैंपल की थैली को देखते हुए वो मन में कहता है, पंच, आई एम रेडी फॉर डीएनए टेस्ट। सुबह होते ही अंजलि गौतम के घर के लिए निकल जाती है और विवान मास्क और टोपी पहनकर मैनेजर की नजर से बचते हुए होटल से निकल जाता है और सीधा वंश के पास पहुंच जाता है। विवान सैंपल वाली पॉलिथीन वंश को देता है जिसमें शीशे पर अंजलि का ब्लड लगा है। विवान छुप जाता है और वंश नर्स को बुलाकर सारा कुछ देता है और वंश नर्स को अपना ब्लड सैंपल देता है। कुछ देर बाद
दूसरी नर्स के सामने विवान वंश बन जाता है और बिस्तर पर लेटकर वो अपना ब्लड सैंपल निकलवा लेता है। दोनों बच्चे बड़े शातिर तरीके से अपना और अपनी माँ तीनों के ब्लड सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद वंश उसी नर्स को फिर से बुलाता है जिसने डीएनए का सजेशन दिया था। वंश तीनों ब्लड सैंपल देते हुए कहता है, आप प्लीज ये चेक करके हमें बताएंगी ये वाला ब्लड का सैंपल इन दोनों ब्लड सैंपल में से किससे मिल रहा है और किससे नहीं मिल रहा है। नर्स कहती है, अरे आप इतने छोटे बच्चे हो, क्या कुछ भी बात करते हो। और वो जाने लगती है। वंश 500 के 3 नोट निकाल कर देता है और कहता है, अगर आप मेरा एक काम करोगी तो ये तीनों नोट सिर्फ आपके। नर्स वंश से तीनों का ब्लड सैंपल लेती है और कहती है, लेकिन आपको ब्लड निकालने की क्या जरूरत थी, डीएनए टेस्ट सिर्फ बाल से भी हो जाता है। विवान बिस्तर के नीचे छुपा हुआ बहुत ज्यादा शौक होता है। वंश कहता है, मतलब? नर्स कहती है, जिससे आपको टेस्ट करवाना है उसका सिर का बाल भी ले आती तो उससे भी टेस्ट हो जाता। विवान को बहुत गुस्सा आता है और वंश को भी, क्योंकि जहां से ब्लड निकाला था वो दोनों अभी तक उस हाथ को पकड़ कर बैठे थे। वंश कहता है, अरे पर कल तो आप बोली कि ब्लड लगेगा, बाल वाला कल क्यों नहीं बताया। वो बिना कुछ जवाब दिए सारे सैंपल टेस्ट करने के लिए लेकर निकल जाती है। विवान बेड के नीचे से बहुत गुस्से में बाहर आता है। वंश उसको काम डाउन करता है। टेस्ट के बारे में सोचकर विवान और वंश की धड़कन तेज हो जाती है। वो जल्द से जल्द इस टेस्ट का रिजल्ट पाने की उम्मीद करते हैं। विवान कहता है, क्या लगता है तुझे वंश, क्या हम दोनों सच में एक ही माँ के बेटे हैं? वंश भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सा सच उनके सामने आने वाला है। रिया कहती है, अरे नहीं दादाजी, ये मेरे लिए नहीं है। दादाजी व्हीलचेयर देखकर काफी खुश है। मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएगी। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है। दादाजी रिया की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुमने मंगवाई है ये मेरे लिए? रिया सिर हिलाकर हाँ बोलती है। दादाजी रिया को बहुत आशीर्वाद देते हैं और गले लगा लेते हैं। रिया दादाजी को व्हीलचेयर पर बिठाती है और उन्हें घर के कोने से बगीचे तक घुमाती है। दादाजी पहली बार रिया से थोड़ा खुश दिखते हैं। रिया बताती है कि कैसे इस चेयर को दादाजी खुद ही पूरा हैंडल कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। ये बस एक बटन दबाते ही दादाजी के इशारों पर चलेगी। दादाजी भी नई नई चेयर को अलग अलग बटन से दबाकर चलाना सीखते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा है, अब मैं आज की कथा में बैठ सकूंगा। रिया पूछती है, कथा? कैसी कथा दादाजी? दादाजी कहते हैं, बेटा पिछले 8-10 दिन से मैं देख रहा हूँ इस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, कभी मैं बेहोश हो जाता हूँ, कभी नई बहू पर कुछ विपत्ति आ जाती है, कभी तुम लोगों के साथ कुछ अपशकुन हो जाता है। ये सब देखकर मैंने फैसला लिया है कि मैं हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाऊंगा। कहते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जो ये सारी विपत्तियां आ रही है ना, ये फिर नहीं आएंगी। घर में थोड़ी शांति सी हो जाती है धीरे धीरे। बस कोई बुरे विचार वाला इंसान नहीं होना चाहिए घर में, वरना थोड़े टाइम बाद भगवान उस बुरे विचार करने वाले को बहुत बुरा दंड देते हैं। रिया ये सुनकर थोड़ा सा डरती है और खांसने लगती है। खास खास के बहाना करते हुए अंदर किचन की तरफ आती है और पानी पीती है। 11 बजते ही केले का पत्ता ड्राइंग हॉल में फिट किया जा रहा है। 2 नौकर मिलकर सुंदर सी रंगोली बना रहे हैं। लता देवी बाहर से आई पूजा सामग्री को लिखे हुए लिस्ट से मिलान करवा रही हैं। घर के मंदिर से भगवान की सुंदर सी तस्वीर ड्राइंग रूम में बने पूजा स्थल पर लगाई जा रही है। किचन में रिया और बाकी लोग पूजा से जुड़ी छोटी छोटी चीजों की तैयारी में लगे हैं। कढ़ाई में बढ़िया गर्मा गर्म प्रसाद तैयार किया जा रहा है। बादाम निकालते निकालते रिया मन ही मन बोलती है, ये दादाजी की बीमारी ने घर को पूरा का पूरा डेली सोप का सीरियल बना दिया है। कभी भी कहीं से भी कोई भी ट्रैक शुरू कर देते हैं। आज ये पूजा रखवा ली। दादाजी व्हीलचेयर से सारी तैयारियों का जायजा लेते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर घड़ी और दरवाजे की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही पलों में एक पंडित जी का आगमन होता है। पंडित जी की वेशभूषा और लुक से वो एक विद्वान पंडित मालूम पड़ रहे थे। दादाजी और लता देवी पंडित जी का स्वागत करते हैं और उन्हें पूजा वाली जगह पर ले जाते हैं। दादाजी पंडित जी से पूछते हैं, सारी तैयारियां देख लीजिए पंडित जी,
कुछ कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा। साथ ही लता को बोलते हैं, बहू तुम पंडित जी की मदद करो, जो पूछे वो बताओ। लता मुस्कुरा के उनकी बात मानती है। जी बाबूजी। पंडित जी लता देवी से कहते हैं, ये पूजा कोई शादीशुदा जोड़ा करेगा तो काफी अच्छा होगा। आप जल्दी से पूजा में बैठने के लिए जोड़े को बुलाएं। दादाजी बोलते हैं, हाँ जल्दी से गौतम और नई बहू को बुलाओ। तभी गौतम बाहर से घर में एंट्री लेता है। दादाजी उससे पूछते हैं, कहाँ रह गया था? देख सब तैयारियां हो चुकी हैं और बहू कहाँ रह गई? गौतम को समझ नहीं आता कि दादाजी ने ये कौन सी पूजा रखवाई है। उसी समय किचन से काम पूरा करके रिया भी बाहर आती है और गौतम के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर पंडित जी को लगता है कि यही लोग वो कपल हैं जो पूजा में बैठेंगे। पंडित जी रिया से कहते हैं, इस पूजा में बैठने के लिए आपको साड़ी पहननी होगी। आप दोनों पति पत्नी जल्दी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये सुनकर तो रिया बीते कुछ दिनों में पहली बार बहुत खुश हुई, लेकिन तुरंत ही उसकी इस खुशी पर ग्रहण लगा दिया दादाजी ने। अरे ये तो गौतम की साली है, मेरी बहू अंजलि बस आती ही होगी। रिया को दादाजी का स्ट्रेट ड्राइव पसंद नहीं आता। वो गौतम और लता देवी को गुस्से वाला लुक देती है। थोड़ी देर में अंजलि आकर गौतम के पास में बैठ जाती है। वो भी शौक है कि दादाजी ने आखिर ये किस बात की पूजा रख दी आज, लेकिन वो बिना कोई सवाल किए पूजा में बैठ जाती है। पूजा की विधि शुरू होती है। ऑफिस का स्टाफ भी वहाँ मौजूद है। दादाजी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हैं और पूजा का पूरा आनंद ले रहे हैं। अंजलि ने हमेशा की तरह ही बहुत प्यारी सी साड़ी पहन रखी है। गौतम ने भी कुर्ता पैजामा पहन रखा है। दोनों एक पति पत्नी की तरह पूजा की गद्दी पर बैठे हैं। जहाँ गौतम को खुशी है तो वही अंजलि सिर्फ पूजा के नाम पर वहाँ बैठी हुई है। रिया तो दोनों को साथ बैठे देखकर अपना आधा खून जला ही चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पूजा को संपन्न न होने दे। वो मन में सोचती है कि कोई ऐसी अड़चन इस पूजा में डाले जिससे ये पूजा पूरी ना हो। और लता देवी के मन की सुने तो अगर दादाजी इस घर में ना होती तो लता देवी फौरन गौतम के बगल में रिया को बिठाने में देर नहीं करती। काफी देर तक पूजा पाठ चलती है। पंडित जी के द्वारा कई अध्ययन पढ़ लिए जाते हैं, लेकिन तभी पंडित जी का ध्यान अंजलि के चेहरे पर जाता है और उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो पाठ करना रोककर बोलते हैं, ये कैसा अपशगुन कर लिया तुमने बहुरानी, अब ये पूजा संपन्न नहीं हो सकती। ये सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं। दादाजी को तो जैसे एक धक्का लग जाता है। सबकी नजरें पंडित पर टिक जाती हैं। गौतम भी शॉक्ड है। वो भी अंजलि के चेहरे को देखता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता जिस पर वो सोच सके। इतने में दादाजी पूछते हैं, क्या हुआ पंडित जी, क्या अपशगुन हो गया? हमसे कोई गलती हुई क्या? पंडित जी तुरंत इस बात पर उत्तर देते हैं, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है जिसमें एक पति पत्नी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो पत्नी के रूप में बैठी है उसने तो पत्नी की सुहागन की मर्यादा ही तोड़ रखी है। सबकी नजरें पंडित जी से हटकर अंजलि की तरफ टिक जाती हैं। रिया और लता देवी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अंजलि की बेइज्जती उनका सबसे बड़ा सुकून है। अंजलि भी हैरत में है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। उसके चेहरे का भाव शून्य में चला जाता है। दादाजी भी अपनी बहू की इंसल्ट होते हुए देखकर बोल पड़ते हैं, मर्यादा और मेरी बहू अंजलि तोड़ दे, ये तो दिन में रात होने जैसी बात हो गई पंडित जी। कौन सी मर्यादा तोड़ दी, मैं भी तो जानूं, बोलिए। पंडित जी भी अपनी बात रखते हैं। एक सुहागन पत्नी के लिए उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है उसके माथे का सिंदूर, लेकिन यहाँ इनके पति के होते हुए भी मांग सुनी है, जो कि अपशगुन भी है और मर्यादा का उल्लंघन भी। इतना सुनते ही सबकी नजर अंजलि की मांग पर जाती है। यूं तो अंजलि पर जो बीती थी उसका इल्म तो किसी को न था, लेकिन ये सच है कि इस घर से निकलने के बाद अंजलि मांग में सिंदूर भरना भूल गई थी। दादाजी कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि रिया अपनी बातों का बांध छोड़ती है। अरे दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हो, दादाजी और सबका ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हें अपने सुहाग की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। लता देवी ने भी अपने तानों का बाण चलाया। जब मांग सुन ही रखती थी तो बहू बनकर गौतम के बगल में बैठी क्यों? दादाजी ने घर की शांति के लिए इतने अच्छे से पूजा रखवाई थी ताकि पूजा के बाद कुछ अपशगुन ना हो, लेकिन इन्होंने तो पूजा होते हुए ही अपशगुन करवा दिया।
मैं तो क्या बोलूं, अब आप ही समझिए दादाजी। गौतम को सच का पता है कि अंजलि वापस क्यों आई है, इसलिए वो चुप है। रिया और लता को भी इशारों में बोलता है कि ये क्या फालतू की बातें कर रही है। आप लोग तो जानती है कि ये पति पत्नी का एक ड्रामा मात्र है। लेकिन रिया और लता ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और गौतम चाह कर भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा है। अंजलि भी शांत है क्योंकि उसके अंदर का ज्वालामुखी कब का शांत हो चुका था। उसे बस दादाजी की बात सुननी है। दादाजी अंजलि की तरफ देख रहे हैं। वो बोलते हैं, क्या हुआ बहू, तुम्हें भी तो पता है कि सिंदूर की अहमियत क्या है। रिया एक बार फिर आग में घी डालने का प्रयास करते हुए बोलती है, मांग में सिंदूर अगर उम्र बढ़ाने खुशियां लाने का सिंबल है तो सोनी मांग। अचानक से गौतम बीच में बोल पड़ता है, बस एक छोटी सी भूल की वजह से इतने बुरे ख्याल रखना रॉन्ग है। रिया शांत हो जाती है, लेकिन अपनी बातों से जो करना था उसने कर दिया। लता देवी भी रिया को इशारों में थम्स अप देते हुए कहती है, चलो कोई बात नहीं, जो भूल हुई है उसे सुधार लो, सिंदूर लगा लो अंजलि। सामने सिंदूर देखते ही अंजलि घबरा जाती है। वो बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। जिन लोगों की वजह से उसने सिंदूर छोड़ा, आज वही लोग फिर से उसे चक्रव्यूह में घेर लेते हैं। रोज अंजलि मांग में बस लिपस्टिक से थोड़ा सा लाल करके आ जाती थी, लेकिन सिंदूर मांग में फिर से भरना अंजलि के लिए थोड़ा अजीब था और इसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। वो बोलती है, दादाजी, वो मैं मांग सिंदूर से नहीं भरती हूँ, मैं 2 मिनट में अंदर से मांग में लगा के आती हूँ। दादाजी तुरंत बोल पड़ते हैं, बैठ इधर ही, सुहागन को अपनी मांग सिंदूर से ही भरनी चाहिए। पंडित जी, दीजिए जरा इनके हाथ में सिंदूर। पंडित अंजलि के हाथ में सिंदूर देता है। रिया और लता ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती है, हाँ हाँ भर लो मांग अपनी। अंजलि अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है। इतने में दादाजी कहते हैं, अच्छा रहने दो बहू, तुम मत भरो। अंजलि को तब थोड़ी सांस में सांस आती है, लेकिन तभी फौरन दादाजी बोलते हैं, गौतम, तुम बहू की मांग सिंदूर से भरो। सत्यनारायण भगवान के सामने जो अपशकुन हुआ है उनसे माफी मांगकर बहू की मांग भर दो। दादाजी के इतना बोलते ही अंजलि, गौतम, रिया और लता ये सुनते ही अंजलि को मानो जोर का करंट लगता है। उसकी पूरी बॉडी में अंदर तक उथल पुथल मच जाती है। गौतम वैसे तो आसन पर बैठा होता है, लेकिन ये सुनकर उसके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रिया और लता देवी जो अभी थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अचानक उनके चेहरे पर दुख, आश्चर्य, गम, तकलीफ से मिले जुले भाव दिखाई पड़ रहे हैं। रिया दोबारा अंजलि की मांग में गौतम के नाम का सिंदूर नहीं देखना चाहती। वो मन ही मन बोलती है, अरे पुट्ठे, ये क्या करवा रहा है, गौतम मेरा है। तब तक दादाजी गौतम को डांटते हैं, क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारी ही पत्नी है, मांग भरो। ये वक्त ठहरने के अलावा बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। दादाजी के बार बार फोर्स करने पर गौतम अंजलि के हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेता है। अंजलि की आंखें आश्चर्य में फैलकर बहुत चौड़ी हो जाती हैं। वो इशारे में गौतम को मना करती है, लेकिन गौतम दादाजी के बार बार कहने पर मजबूर था। रिया और लता सब जैसे रोती आंखों से देख रहे थे। गौतम आगे बढ़ते हुए अपनी चुटकी में सिंदूर भरता है